नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज मैं जो आपके समक्ष वीडियो लेकर के आया हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो वीडियो करके आया हूँ उसमें मैं आपको फिजिकल एजुकेशन जो आपका 13 तारीख को पेपर है उसका आज मैं सैम्पल पेपर लेकर के आया हूँ, जो कि CBSE द्वारा अभी लेटेस्ट लाया गया है। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो आपका पेपर होगा उसके बारे में कुछ बता दूं कि आपका जो पेपर है वो 13 तारीख को है, और पेपर जो आपका वो कुल 3 घंटे का होने वाला है, और 70 नंबर का आपका जो है परीक्षा आएगा। इसमें जो आपके जो है 1 अंक वाले जो आपके पर्सन होंगे वो आएंगे, वो आपके 18 पर्सन होंगे 1 अंक वाले। और उसके बाद 19 से 24 तक जो है आपका 2 अंक वाला पर्सन होगा, जो आपको 60 से 90 शब्दों में लिखना होगा। और इसमें जो है आपको 5 करने होंगे टोटल, इसमें आपको कुल 5 करने होंगे। उसके बाद 25 से 30 जो है आपका वो आएगा आपका 3 अंक का, या आपको 100 से 150 शब्द में लिखना है, और इसमें भी आपको 5 ही करने हैं। उसके बाद खंड घ आएगा आपका, ये आपका 31 से लेकर के 33 तक होगा। ये 4 अंक के होंगे पर्सन। ये स्टडी पर्सन होंगे, केस स्टडी वाले, जो पैसेज वगैरह जो होते हैं वो सब होंगे। और उसके बाद आपका उसके बाद खंड ड़ आएगा, उसमें आपको 34 से 37 तक आएगा। उसमें 5 अंक वाले पर्सन होंगे। ये दीर्घ उत्तरीय पर्सन होंगे, आपको 200 से 300 शब्दों में लिखना है, और इसमें आपको केवल 3 पर्सन ही करने होंगे। तो चलिए हम अब अपना खंड क का जो पहला जो पर्सन है उसको हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं। तो पहला जो आपका चित्र पर आधारित आया है, उसमें आपको आसन की पहचान करनी है कि ये कौन सा आसन है। तो हम देख रहे हैं कि ये आसन जो है हमने पढ़ा है कि ये कौन सा आसन है, ये है धनुरासन है। क्या है ये है आपका धनुरासन। उसके बाद ये जो है आपका दृष्टिबाधित लोगों के लिए पर्सन है, क्योंकि ये चित्र आधारित है तो चित्र तो वो देख नहीं सकते, इसलिए उनको इसका आंसर देना है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये दृष्टिबाधित के लिए, ये आपके भी परीक्षा में आ सकता है। तो पर्सन जो है आपका क्या है कि इनमें से कौन सा आसन भोजन करने के तुरंत बाद किया जाता है। तो कौन सा आसन किया जाता है भोजन करने के तुरंत बाद, वो है वज्रासन। और ये तीनों आसन जो है हम भोजन के वक्त नहीं कर सकते, नहीं तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर पर गलत असर पड़ सकता है। उसके चलते हैं हम सब दूसरे पर्सन पे। दूसरा पर्सन है एक व्यक्ति जो नई चीज़ें, नई अवधारणाएं और नए अनुभव सीखना पसंद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं खुलापन कहते हैं। खुलापन कि वो जो व्यक्ति है वो कैसा है, खुले दिमाग का, बिल्कुल वो जो है कभी भी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्या रहता है, उत्सुक रहता है। तो इसीलिए हम इसका आंसर जो है अब आपका घ हो जाएगा। उसका चलते हैं अगले वाले पर। अगला है हमारा पर्सन कि जिम्नास्टिक में, अगला हमारा जो पर्सन है उसमें है कि जिम्नास्टिक में कार्टव्हील डैश का उदाहरण है। तो ये जो है आपका किसका उदाहरण है, ख बिल्कुल सही है, गतिशील संतुलन का क्या है, ये उदाहरण है। ये क्या है, गतिशील संतुलन का उदाहरण है। उसका चलते हैं अगले पर। स्लो ट्विच फाइबर जो है वो डैश रंग के होते हैं। तो ये जो आपका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, लाल। लाल होते हैं कौन, स्लो ट्विच फाइबर। उसके बाद चलते हैं हम सब अगले पर। अपनी जगह पर कूदना डैश का उदाहरण है। तो क्या है ये, अपनी जगह पर मतलब जहाँ वो खड़े हैं उसी जगह पर बार बार कूदना। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें वो नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, विस्थापन नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी इसमें एक जगह से दूसरे जगह हम नहीं जा रहे, स्थिर अवस्था में एक जगह पर हम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ख इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, आइसोटोनिक। ये कौन सा आइसोटोनिक है। उसका चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा छठा पर्सन कि लंबी कूद में टेक ऑफ डैश शक्ति का एक उदाहरण है। तो वो क्या है, लंबी कूद में टेक ऑफ की, जो हम लंबी कूद मारते हैं, मारने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है वो है विस्फोटक शक्ति का क्या है ये उदाहरण है। क्या है ये, विस्फोटक शक्ति का ये उदाहरण है। उसका चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसे मांसपेशियां कार्य करते समय रक्त से अवशोषित एवं उपभोग करती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन अंतःग्रहण। उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन अंतःग्रहण। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसे मांसपेशियां कार्य करते समय रक्त से
अवशोषित एवं उपभोग करती है, वह करती है तो क्या करती है, ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण, ऑक्सीजन को क्या करती है, अंतर्ग्रहित कर लेती है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल क। उसके चलते हैं अगले पर। त्वरण के नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण उसके भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, भार के। तो ख बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके चलते हैं अगले पर। अगला हमारा कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न है। नीचे दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया। तो बच्चे जो है इसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही फंस जाते हैं। तो इसका मैं आपको क्या करता हूँ, एक तरीका बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, ये अभिकथन कारण दोनों को एकदम जोड़ के पढ़ना है, शुरू में ही जोड़ के बिल्कुल पढ़ना है। तो पढ़ते हैं पहले अभिकथन। ये आंतरिक प्रेरणा के दीर्घकालिक लाभ है, आंतरिक प्रेरणा के दीर्घकालिक लाभ है क्योंकि इसके पीछे स्वाभाविक कारक है जो मजा, आनंद, पूर्ति या चुनौती प्रदान कर दे। तो कहीं ना कहीं हमें देख रहे हैं कि दोनों ठीक तो है, लेकिन क्या है, सही व्याख्या नहीं कर रहे एक दूसरे की। क्या कर रहे हैं, सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क, ए बिल्कुल, कि ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उसके चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलनशील होते हैं और संरचना में क्रिस्टलीय होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साधारण। तो प्रश्न ये था हमारा कि कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलनशील होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुल जाते हैं और संरचना में क्रिस्टलीय होते हैं। संरचना में जब उससे मतलब पहले जैसे कि घुल गया, जैसे मान लीजिए चीनी है, तो चीनी भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो वो क्या है, पानी में घुल जाता है, लेकिन उससे पहले उसकी संरचना कैसी थी, क्रिस्टल जैसी थी, लेकिन वो पानी में घुल जाता है। तो इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके चलते हैं अगले पर। इनमें से कौन एक सूक्ष्म खनिज नहीं है, सूक्ष्म खनिज कौन सा नहीं है, तो वो है आपका मैग्नीशियम सूक्ष्म खनिज नहीं है। तो इसका ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हाइट बढ़ाने में कौन सा आसन सहायक होता है, तो हाइट बढ़ाने में जो है आपका ताड़ासन जो है बिल्कुल सहायक होता है, क्योंकि ताड़ासन हम जानते हैं कि हमें खड़ा हो पंजे के बल पे होना पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ताड़ासन हो जाएगा। उसका 17 टीमें होने पर कितनी बाई दी जाएगी, तो 17 टीमें होने पर कितनी बाई दी जाएगी, 15। कितनी, 15 बाई दी जाएगी। तो बाई वाला जो है आपका ये पेपर में एक ना एक आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप जो है इसको ज़रूर से याद कर लें। ये क्या है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके चलते हैं अगले पर कि नौका टूर्नामेंट के पहले दौर में कितने मैच खेले जाएंगे अगर 15 टीमें हैं। तो नौका टूर्नामेंट में जो है अगर 15 टीमें हैं तो कितनी खेले जाएंगे, 7 मैच खेले जाएंगे। उसके चलते हैं अब अगले पर। अगर आपको ये जो आपका ये 13वां प्रश्न था, इसमें आपको क्या निकालना था, बाई निकालना था। तो बाई अगर नहीं निकालने आते तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि बाई निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल कर दे जाएंगे, पहले 2, फिर 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 16, फिर 16 के बाद होता है 32 होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 17 टीमें होने पर कितनी बाई दी जाएगी, तो 17 है यहाँ पर। तो 32 में से 17 अगर हम घटाते हैं, तो 32 में से 17 घटाते तो हम क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 15। तो आपने क्या करना है कि जो है जितने भी आपका आएगा तो आपको क्या करना है, डबल कर देना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 16 लेते तो 16 जो है आपका 17 से कम हो जाएगा, तो हमें पता चल गया कि अब 22 जो है हमें अगले पर देना जाएगा। तो 16 का डबल कितना हो जाएगा, 32। तो फिर जो अगला 32 होगा उसमें से हमने क्या करना है, जितनी टीम है उसको घटा देना है, और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 15। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए अब क्या है आपका 10 टीम है, मान लीजिए क्या है, 10 टीम है, 10 टीम है। तो 10 टीम है, तो इसमें अब अगर आपसे पूछ लिया कि कितने बाई दिए जाएंगे, तो हमने क्या करना है, पहले 2, फिर 4, फिर 6 नहीं होगा, पहले होगा 2, फिर उसका डबल 4, फिर 8, फिर उसके बाद 16। तो अब देखिए 8 जो है वो क्या है, 10 से क्या है, कम है, तो ये तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे हम सब अगले पे जाएंगे, 16। तो 16 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो कितना 22 दिया जाएगा, 6 बाई आपका दिया जाएगा। तो आप अब मैं आशा करता हूँ कि क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको क्या करा है, ये बता दिया है, और इससे रिलेटेड अब जो भी प्रश्न आएगा पेपर में तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा जो है वो है, नॉकआउट टूर्नामेंट के पहले दौर में कितने मैच खेले जाएंगे अगर 15 टीमें हैं। तो कितनी खेली जाएगी, 7 मैच खेला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मान लीजिए 15 टीम है,
तो आपको क्या करना है, उसका आधा 15 जो है आपका क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो आपको क्या करना है, 15 है तो 15 से एक 14, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए 15 हो गया, अब मान लीजिए जैसे कि आपका आ गया 17 टीम है। क्या है, 17 टीम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बाई निकालने का होता है फॉर्मूला, आपको मैं बता दूं कि n-1/2। तो हमें पता है यहाँ पर n कितना है, 15 -1, फिर उसका 2 से डिवाइड, तो फिर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 14/2। तो इससे हम इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 7। तो आपको पता चल गया कि कितनी टीमों को 22 देना है। अब जो है वो दिया जाएगा, कितने मैच खेले जाएंगे, तो 7 मैच खेले जाएंगे। अब मान लीजिए जैसे कि अगर आपका आ गया 17 टीम आ गया, तो 17 आ गया, तो मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n-1/2। तो n कितना है हमारा, n था हमारा 17 -1, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया आंसर। तो कितने मैच खेले जाएंगे, 8 मैच खेले जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि 22 निकालने का और ये जो है आपका नौका टूर्नामेंट से रिलेटेड एक ना एक पर्सन पेपर में ज़रूर आएगा। तो ये भी आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके चलते हैं अगले पर, दूसरों को खेलते और आनंद लेते हुए देखकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का प्रेरित होना किस प्रकार की रणनीति का हिस्सा है। तो ये जो है आपका सामाजिक रणनीति का हिस्सा है कि इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर खेल के प्रति उत्सुकता आएगी और समाज में जो खेल के प्रति भावना है कि जो खेलने से कुछ नहीं होगा, तो वो मानसिकता जो है वो बदलेगी। उसके चलते हैं अगले पर, अगला हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा ही क्या है, ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि आप इससे 5-6 क्वेश्चन के आंसर बना सकते हैं आराम से। तो देखिए हमारा जो पर्सन है वो है, जैसे कि इसको क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो हमें सही मिलान करना है कि कौन से बीमारी होने पर हमें कौन सा आसन को करना होता है। तो पहला जो है आपका, पहला जो है गरुड़ आसन। तो गरुड़ आसन जो होता है उसमें हम कौन से बीमारी के लिए करते हैं, तो हम ये करते हैं, इसमें इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, जो हम सब ध्रुसाकार जो टांग हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका गरुड़ आसन का उपयोग करते हैं। उसके बाद गोमुखासन जो है, गोमुखासन का हम सब कब करते हैं, जब घुटने जो है वो टकराने लग जाते हैं, हमारे चिपक जाते हैं जब घुटने, तब हम इस आसन का उपयोग करते हैं। उसके बाद चक्रासन का हम सब उपयोग कब करते हैं, जब गोल कंधा हो जाता है जब। उसके बाद चौथा है हमारा नौकासन। नौकासन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब आगे की ओर हमारा कुबड़, इसको हम सब साइंस में लोडोसिस भी बोलते हैं, तो जब ये हो जाता है, जब हम इसका उपयोग करते हैं, तो इसीलिए क जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद एक और मिलान है, तो इसका जो आपका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसमें आपका प्रशिक्षण दिया हुआ है कि ये टेस्ट दिए हुए हैं और ये दिया हुआ है किस लिए हम सब इसका टेस्ट करते हैं। तो पहला जो आपका चेयर स्टैंड टेस्ट है, तो चेयर स्टैंड टेस्ट का हम सब किस लिए करते हैं, निचले शरीर की शक्ति को नापने के लिए। उसके बाद आर्म कर्ल टेस्ट का उपयोग हम सब किस लिए करते हैं, ऊपरी शक्ति का शक्ति जानने के लिए। ऊपर में जो हमारा जैसे कि हाथ है, तो उससे हम क्या करेंगे, कैसे हम सब काम कर सकते हैं, तो इसलिए हम सब ये सब टेस्ट करते हैं। उसके तीसरे का जो आपका वो हो जाएगा बैक स्क्रैच टेस्ट, जो है वो ऊपरी शरीर के लचीलापन के लिए करते हैं, इस शरीर में कितना लचीलापन है। उसके बाद चौथा है हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट, कि 6 मिनट क्या होता है, चलना होता है, तो ये शरीर की एरोबिक क्षमता जो है उसको नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके चलते हैं अगले पर, 18वां प्रश्न है, हड्डियों का कमज़ोर होना हड्डियों के घनत्व में कमी और हड्डी के अनुचित गठन के कारण डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अस्थि सुशीरिता। क्या कहलाता है, अस्थि सुशीरिता। ये जो आपका साइंस लैंग्वेज में है ओस्टियोपोरोसिस, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके चलते हैं, अब आपका जो खंड क था वो ख़त्म हो गया और अब जो आपका खंड ख आ गया है। तो इसमें हमने देखा था कि इसमें जो हमें 4 ही करने थे। इसमें आपके देखते हैं पहले कितने % दिए हुए, तो इसमें आपको 5% दिए होंगे, इसके जो आपके 6% है, आपको इसमें से 4 ही करने थे, जैसा कि हमने ऊपर में देखा था। तो चलिए पहला जो आपका प्रश्न है वो अब हम करते हैं। तो पहला है हमारा, मांसपेशीय तंत्र पर व्यायाम के किन्हीं 4 प्रभाव की सूची बनवाइए। तो मांसपेशीय जो तंत्र है उस पर जो हम व्यायाम करते हैं, तो उससे क्या क्या हमारे फ़ायदे होते हैं, तो वो हम आंसर को करते हैं।
तो पहला जो हमारा है वो क्या होता है, मांसपेशियों का क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वही करवाऊँगा मैं आपको। उसके बाद मांसपेशियों को क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि 4 ही करने हैं हमें, 2 नंबर का प्रश्न है ये, तो 4 ही हमें करने होते हैं, तो मेन जो है वही मैं आपको करवाऊँगा। उसके बाद प्रतिक्रिया समय में सुधार आता है। शरीर में क्या होगा कि जो भी जैसे हम काम करेंगे तो वो जल्द से जल्द हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद वसा में कमी आता है, जो फैट हमारे बन जाता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। उसके बाद मांसपेशियाँ सहन क्षमता में वृद्धि होती है। हमारे शरीर में क्या होता है, मांसपेशियों में सहन क्षमता आती है, जिससे हम वजन वाले सामान भी उठा सकते हैं। उसके बाद वसा पर नियंत्रण होता है, और थकान में जो देरी मतलब जो लोग जो जल्दी थक जाते, तो अब क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, व्यायाम करने से हम सब थकते जल्दी नहीं है। उसके बाद पोषक तत्व भंडार में वृद्धि होती है। शक्ति और गति में क्या होती है, वृद्धि होती है, कि हम कोई भी जो असाधारण काम जो लगता है वो भी हम सब क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो मैंने आपको टिक लगवाया वही आपको याद करना है। यहाँ तो 4 ही प्रभाव लिखने थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, परीक्षा में जो आपका ये 4 नंबर में भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा पॉइंट करवा दिया है। उसके बाद चलते हैं अगले पर। खेलों में एथलीटों द्वारा किए जाने वाले आत्मचर्चा के किन्हीं 4 लाभों की सूची बनाइए। तो आपको क्या करना है, 4 लाभ की सूची बनाना है। तो पहला जो आपका होगा, आत्म प्रभावकारिता का निर्माण होता है। उसका कौशल अधिग्रहण होता है। मूड बनाना और बदलना होता है। प्रयासों को नियंत्रित करना होता है, और ध्यान को केंद्रित करना होता है। तो ये सब चीज़ें होती है। उसका चलते हैं अगले पर। फार्टलेक प्रशिक्षण पद्धति के किन्हीं 4 लाभों की सूची बनाइए। तो फार्टलेक प्रशिक्षण जो होता है, इसके 4 लाभ क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो शक्ति और सहन क्षमता में वृद्धि होती है। उसके बाद अधिकांश खेलों के लिए प्रशिक्षण का उपयुक्त रूप है ये, इसके कारण क्या होता है, हम सब प्रशिक्षित हो सकते हैं। उसके बाद समूह में किया जा सकता है इसको, इसका आयोजन करना आसान होता है। तो ये सब जो है आपके पॉइंट है। उसके बाद इस विधि से तेज गति के व लंबी दूरी के बेहतर एथलीट बनाए जा सकते हैं, मतलब अच्छे एथलीट इससे क्या हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। उसके बाद अगला करते हैं, किसी भी 2 प्रकार के कोमल उत्तक चोटों की व्याख्या उदाहरणों की मदद से करें। तो 2 प्रकार के कोमल उत्तक चोटों की हमें यहाँ पर क्या करना है, व्याख्या करना है। तो पहला जो है आपका रगड़ होता है, रगड़ आ जाता है जैसे कि, तो ऐसी चोटें जब खेलते समय या शारीरिक क्रिया करते समय नंगी त्वचा किसी खुरदरी सतह के गतीय संपर्क में आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, त्वचा की ऊपरी सतह जो है घर्षित हो जाती है और छिल जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रगड़ चोट। तो ये क्या है, एक कोमल उत्तक चोट का क्या है, उदाहरण है। उसके बाद एक होता है गुम चोट। ऐसा चोट होता है ये गुम चोट, जो हमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्या होता है, खेलों में जब सीधे प्रहार पर कुछ वस्तुओं से बार बार शरीर के भाग को आहत करते हैं, तो यही जो हमारा क्या होता है, गुम चोट होता है। इसमें क्या होता है, त्वचा के ऊपरी भाग पर नुकसान पहुंचाए बिना क्या होता है, अंतर्निहित मांसपेशियां तंतु संयोजित जो होती हैं उत्तक क्या हो जाते हैं, वो कुचल जाते हैं या फिर अंदर से वो फूट जाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, हम सब गुम चोट कहते हैं। तो ये कोमल उत्तक चोट के ये क्या थे, 2 उदाहरण थे। तो आप इसे याद कर सकते हैं, और ये जो है आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद चलते हैं अगले पर। फ्लेमिंगो प्रशिक्षण के उद्देश्यों और प्रशासनिक क्रिया को लिखिए। तो फ्लेमिंगो प्रशिक्षण जो होता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, ये हम चलिए देखते हैं। तो पहला जो है हमारा उद्देश्य पहले बताएंगे। तो उद्देश्य जो है हमारा, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट एक पैर पर सफलतापूर्वक संतुलन बनाने की क्षमता को मापता है। यह स्थिर संतुलन के साथ पैरों और ट्रंक की मांसपेशियों की शक्ति का भी मूल्यांकन ये करता है, मतलब मांसपेशियों की शक्ति का भी क्या करता है, ये मूल्यांकन करता है। इसलिए फ्लेमिंगो प्रशिक्षण जो है वो करवाया जाता है। उसके बाद इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रशिक्षण की प्रक्रिया ये है, इसमें क्या होता है, अपने पसंदीदा पैर पर बीम ईंट पर खड़े हो जाएं, मतलब जो आपको मनपसंद जो मतलब किसी भी एक पैर पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें खड़े हो सकते हैं। उसके बाद अपने पसंदीदा पैर पर संतुलन बनाते हुए अपने फ्री पैर को घुटने पर मोड़े तथा इस पैर को कूल्हे की नज़दीक रखें, फ्लेमिंगो की तरह। इस स्थिति में 60 सेकंड तक रहना होता है। इसमें 60 सेकंड तक इसमें कम से कम उसी प्रक्रिया से मतलब उसी स्टैंड में रहना पड़ता है। उसके बाद 60 सेकंड के बाद हम दोबारा उसी स्थिति में आ सकते हैं। संतुलन के 60 सेकंड गिरने या बिगड़ने की संख्या को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो ऐसा कर लेता है तो वो क्या होता है, इस प्रशिक्षण में
पास हो जाता है। तो फ्लेमिंगो टेस्ट इसी को हम सब कहते हैं। तो ये जो है आपका प्रक्रिया था और ऊपर में जो उद्देश्य था कि ये क्यों किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वेट लिफ्टर के आहार में मूल पोषक तत्व क्या होना चाहिए और क्यों? मतलब जो वेट लिफ्टर होते हैं, इतना वजन सब उठा लेते हैं, तो उनके मूल पोषक तत्व क्या होते हैं कि वो सब क्या खाते हैं और क्या होना चाहिए, हम सब इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोटीन, सबसे पहले क्या होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, जो हमारे शरीर में जो है निर्माण में सहायता करता है। हमारे शरीर में क्या करता है, निर्माण में सहायता करता है। इसलिए यह बढ़ती उम्र के बच्चों व खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि जैसे 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 बड़े होते हैं तो हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और खून जो बनना जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। वो कोशिकाएँ, वो ऊतकों की मरम्मत करता है, मतलब जो डेड सेल हो जाते हैं उसे क्या करता है, वो दोबारा से बनाता है। इसलिए वयस्कों के लिए भी समान रूप से ये क्या है, उपयोगी होता है। उसके बाद यही था हमारा खंड ख, यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है आपका ये जो है खंड ग है। तो इसका मैं अगर आपको वीडियो अगर बनाऊंगा तो क्या होगा, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको इस उद्देश्य से करवाया कि जिससे आप बिल्कुल इसको सैंपल पेपर जो है नया जो बिल्कुल डाला गया इसको आप देख सकें। तो ये रहा आपका आंसर, इससे जो है आप कर सकते हैं। ये रहा आपका सैंपल पेपर, इसको आप घर पे करिए ट्राई। ये रहा आपका खंड घ का इसमें क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हमने आपको डाल दिया है। तो आप ये आराम से घर पर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो जो है बिल्कुल अच्छी लगी होगी। ये आपका खंड लास्ट वाला खंड है। तो यही था आपका सैंपल पेपर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड जो है अगर हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे जो हैं वीडियो को देख सके। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।